नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा देख रहे हैं आप लोग, पिछले कई वीडियोस से मैं 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी यूपी टेट एग्ज़ाम कराए गए हैं उन सभी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज मैं आपको सब कुछ क्लियर कराता चल रहा हूँ, चाहे वो गणित हो चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो। आज का जो टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन में पेड़ पौधे व जंतु, इन टॉपिक से अभी तक जितने बार भी यूपी टेट हुआ है, जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ उन प्रश्नों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको साथ ही साथ क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और उनके फैक्ट्स जो रिलेटेड हैं वो भी क्लियर हो जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, एकिनस, यूप्लेक्टेला या फिर लीच। तो यहाँ पर कौन सा अचल जीव का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यूप्लेक्टेला अचल जीव का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ये आपको बताना है। कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? रिक्तिकाएँ, तारकाएँ, सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति या फिर लवक। तो इसका जो सही आंसर है वो है तारकाएँ। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और उसमें से एक आंसर आपको सही चूज़ करना होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनुष्य के सबसे बड़ी शरीर की ग्रंथि कौन सी? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर आपको बता दें, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 4, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। वह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती या फिर इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? वायरस के अजैविक होने का लक्षण है यह प्रजनन नहीं कर सकता। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक होते हैं वो कौन सा है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन या फिर जिबरेलिन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एथिलीन। ये जो एथिलीन हार्मोन है वो फलों के पकाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायु जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो, एजेटोबैक्टर या फिर राइजोबियम। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एजेटोबैक्टर। या स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाले अवायु जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है उसे एजेटोबैक्टर कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपके सामने, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? किस प्रकार का डीएनए सामान्य रूप से कोशिका में पाया जाता है? बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए या फिर सी डीएनए। तो इसका जो सही आंसर होगा बी डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, वो है आपका क्लोरोफिल। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी और धनिया। देखो यहाँ पर सबसे पवित्र जड़ी बूटी माना गया है और हिंदू धर्म में इसका बड़ा महत्व है और उसका नाम ओसिमम सैक्टम है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा तुलसी। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। यहाँ पर इससे रिलेटेड फैक्ट भी दे रखा है, वो देख लीजिए।
पादप के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चारण के दौरान फिल इन द ब्लैंक्स का ऑक्सीकरण एवं फिल इन द ब्लैंक्स का अपचयन होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, यहाँ पर ये क्लियर करना है। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल यानी H2O का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है। किसकी रचना है ये बताना है। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है, डार्विन का मानना है प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को प्रकाशित किया। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल शीर्ष में, परागकण में, तने में या फिर परागकोश में। तो पौधे में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो आपका परागकोश में होता है। इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। इसी परागकोश से परागकण निकलते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, परागकोश से ही परागकण निकलते हैं जो परागण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक ये क्या है? जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र हैं। तो यहाँ पर जो प्याज, आलू, अदरक ये तना है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है लैक्टोबैसिलस। ये हमने कई बार पढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है। यह दूध में किण्वन क्रिया के द्वारा दही का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव है वो है आपका पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में देख लीजिए, लिखा हुआ है, पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसके शरीर का निर्माण मात्र एक ही कोशिका से होता है। अगर एक कोशिका से निर्माण हो रहा है इसका मतलब वह एक कोशिकीय जीव है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित। कौन सा इसमें पौधा होगा जो दूर दूर तक प्रसारित होगा? तो जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होंगे वो दूर दूर तक प्रसारित होंगे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। जो बीटी कपास है वो ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। तो द्विबीजपत्री पौधे कौन कौन से होते हैं ये देख लो। सबसे पहले द्विबीजपत्री पौधे वे होते हैं जिनके बीज में 2 पत्र या फिर पत्र को दल कहते हैं, 2 पत्र होते हैं, जैसे सरसों, चना, दालें, सोयाबीन। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होगा? सरसों। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसैड। तो पौधों में जल अधिग्रहण एवं परिवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुनकर चरना या फिर रोग फैलाकर। तो चरने वाले पशु जो होते हैं वो वनस्पति को चुनकर चरकर बदल देते हैं।
यहाँ पे इसका जो देख लीजिए दिया हुआ है, चरने वाले सभी पशु वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि वे अपनी मनपसंद कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं, जिनसे वे वनस्पतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनका स्थान दूसरी वनस्पतियां ले लेती हैं। इस तरह वनस्पति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी या फिर इथोलॉजी या फिर टेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन जो है, शैक यानी लाइकेन क्या है? परजीवी, रसायन, स्वपोषी, अपघटक या फिर सहजीवी। शैक क्या है? तो जो शैक है आपका वो सहजीवी है। ठीक है, इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है, ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहा जाता है, जिनमें राइबोसोम, शैके, लाइकीन आदि प्रमुख है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? वन्य जीव संरक्षण के प्रति कौन सी समर्पित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या UNO की एक संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह ये 25 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर आपके लिए इस वीडियो का जो प्रश्न है वो आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो इसका क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है कि एक कोशिका के ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में कितने ATP उत्पन्न होते हैं? कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP उत्पन्न होते हैं? ATP कितने उत्पन्न होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ 20, 25, 35 या फिर 38। तो जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।